जी, ये तो आपको पता लग गया कि लिंक्स बनाने के लिए हम एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट पे लिंक्स होने चाहिए। ये भी हमारा एक एसईओ का फैक्टर है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें लिंक्स को मैनेज करना होगा, और अगर हमें कोई वेबसाइट मिले और उस पर लिंक्स ना बने हो जैसे हमें चाहिए, तो हमें लिंक्स बनवाने पड़ेंगे, या हमें खुद से लिंक्स। समटाइम ऐसे होता है कि किसी ने वेबसाइट बना ली होती है और बस उसका बनाने वाले से फिर ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका होता है, वो कहता है जनाब आप नहीं करना जो कुछ करना है, हाँ, तो फिर हमें खुद करना पड़ेगा ये सारा काम। तो एंकर्स कैसे बनते हैं? टैग क्या है जी? ए का बेसिकली टॉपिक क्या है? एंकर होते क्या हैं? हाइपरलिंक्स, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है? ए, आगे हम लिखेंगे href इक्वल्स टू दिस। ये मैंने लगा दिया एक। पहले हमने क्या लगाया था इमेज में? src। तो हम ये कह रहे थे कि src का मतलब है फाइल नेम, ऐसे ही है ना। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इसको एक दूसरे लिंक पर लेकर जाओ, तो अब हम उसे कह रहे हैं href। रेफ का मतलब रेफरेंस, और h स्टैंड्स फॉर हाइपर। सो हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या है? एक इंटरनेट की ही कोई वेबसाइट हो सकती है, उसके ऊपर मुझे ले जाओ। चलिए जी, इसकी एग्जांपल के लिए हम यूँ करते हैं। लिंक जब भी देना होगा आपने पूरा URL लिखना है। ये देखें मैं एक URL के थ्रू लिंक दे रहा हूँ अभी। पता लग गया सबको लिंक कैसे देना है? मतलब जिस URL पर जाना है, जिस एड्रेस पर आपने जाना है, सिंपली क्या करेंगे? लिंक दे देंगे और पूरा लिखेंगे, HTTPS के साथ लिखेंगे, ठीक है। पूरा एड्रेस देना है। अच्छा, उसके बाद एक एट्रीब्यूट हो गया इसका। अब इसका अगला एट्रीब्यूट भी देखो, ये क्या है? टारगेट। अब जब आप लिंक को क्लिक करते हैं तो लिंक के दो बिहेवियर होते हैं। एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि उसी पेज के ऊपर लिंक खुल जाता है, मतलब एक बिहेवियर तो ये है। और एक बिहेवियर ये है कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, ऐसे ही है ना। मतलब एक बिहेवियर ये है कि मैंने लिंक पे क्लिक किया, जियो टीवी का पेज खुला हुआ है, तो उन्हीं का दूसरा पेज खुल जाएगा उसी जगह पर, उसी टैब में, नई विंडो नहीं आएगी। तो एक तरीका ये है कि जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पैरेलल खुला रहेगा और उसके साथ एक टैब और खुल जाएगा। तो इसका मतलब है इन दो बिहेवियर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। ये दो बिहेवियर्स कैसे रिकग्नाइज होंगे, ये देखें। पहली बात तो ये कि ये बिहेवियर कहाँ बताएंगे हम? टारगेट में बताएंगे। ये दो बिहेवियर्स हम टारगेट में बताएंगे। अच्छा, पहला बिहेवियर जी मैंने कैसे बताया? अंडरस्कोर लगाया और अंडरस्कोर के बाद लगा दिया हमने ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका मतलब है न्यू टैब में खोलो। यानी अगर आप ये बिहेवियर देना चाह रहे हैं कि आपका जो पेज है वो एक नए पेज में खुले, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका भी एट्रीब्यूट है वो वाला, कौन से वाला? टाइटल। सो यहां मैंने लिख दिया जियो टीवी। अच्छा, ये तो सारा कुछ मैंने बता दिया कि भाई एक लिंक बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो मैंने सारा बता दिया कि लिंक बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? जियो पे बना रहे हैं। खुलेगा कहाँ पर? नई विंडो में खुलेगा। लेकिन खुलेगा कैसे भाई? कुछ नज़र आएगा, कोई चीज़ दिखेगी, उसे क्लिक करेंगे तो खुलेगा ना। वो तो नहीं हमने लिखा अभी तक कि लिखा है। अभी तो हमने सिर्फ कहा कि ये एंकर है, और हमने कहा ये वाला लिंक है, और हमने कहा न्यू विंडो में खोल दो, बस। लेकिन जब वेब पेज खुलेगा तो उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी तो होनी चाहिए जिसे मैं पॉइंट करूँ तो लिंक खुलेगा। इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। उसे हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि जिस टेक्स्ट पर क्लिक करें, यानी वहाँ पर पेज के ऊपर लिखा हो जियो टीवी। जैसे अभी आपको पेज पर तस्वीर नज़र आ रही थी, पेज पे इमेज नज़र आ रहा था, इमेज लगाया था तो नज़र आ रहा था। तो इसी तरह मैं कहता हूँ उस पर कोई टेक्स्ट तो लिखा हो जिसे मैं क्लिक करूँ तो मेरा लिंक ओपन हो। यानी कोई चीज़ तो क्लिकेबल नज़र आनी चाहिए ना हमें। तो इसे हम बोलते क्या है बेसिकली? एंकर टेक्स्ट, ठीक है। सो एंकर टेक्स्ट क्या होगा ये हमारी मर्जी है, क्या होगा। फिलहाल मैंने इसको कर दिया जियो टीवी, और फिर साथ ही मैंने क्या कर दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, मैं इसको 2 लाइनों में कर दूं ताकि आपको स्क्रीन पे इजीली नज़र आए। चलिए,
बल्कि 2 भी नहीं किया मैंने, 3 लाइनें कर दी। हाँ, अब आप देख रहे हैं मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो अगर आप घर जाकर किसी और तरीके से ब्रेक करेंगे तो एरर भी आएगा। हाँ, आप देख रहे हैं मैं पूरा एट्रीब्यूट ब्रेक करता हूँ, आपने पूरा एट्रीब्यूट ब्रेक करके दूसरी लाइन में लेकर जाना है। हाँ, पूरे एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, href इक्वल टू HTTP, ये पूरा एट्रीब्यूट है। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ये पूरा एट्रीब्यूट है। मतलब ये नहीं कि मैं टारगेट पे एंटर कर दूं और ब्लैंक अलग से कर दूं। हाँ, 2 लाइनों में ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे का पूरे एट्रीब्यूट को अगली लाइन में शिफ्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब यहाँ है, और था क्या ये टैग, कौन सा था? एंकर का टैग था ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको सेव कर ले फाइल को दोबारा से। हाँ बिल्कुल, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको भी ठीक कर लें। गुड, चलें जिसको चलाएं अब फाइल को दोबारा से। बन गया लिंक, नीचे नजर आ रहा है लिंक आपको। नेट नहीं चल रहा, ठीक है, नेट चल रहा होगा तो लिंक भी चलेगा। नेट इस वक्त ऑन नहीं है। क्लियर हो गया कि नेट लगा कर दिखाऊं? यकीन नहीं आया, आ गया यकीन? ये देखें, ये आपकी फाइल है और ये आपका लिंक है। क्यों दूसरी विंडो क्यों आई? अंडरस्कोर ब्लैंक की वजह से आई। 2 अलग-अलग विंडोज है ना, नहीं नजर आ रही है आपको? चले अब देखें, मैंने कहा 2 अलग-अलग विंडोज हैं, एक ये और एक हाइपरलिंक भी हो गया, समझ में भी आ गया। हाइपरलिंक्स को भी हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है वेबसाइट में कि भाई कैसे लिंक्स बने हुए हैं, कितने इंटरनल लिंक्स बने हुए हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक्स बने हुए हैं, इनकी तादाद को भी हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, जब हम SEO करेंगे तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका ये मतलब है कि भाई हम किसी को डिटेल के लिए उधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और इसका एक मतलब ये भी है कि हम कह रहे हैं भाई हमारी वेबसाइट तो इतनी रैंक नहीं कर रही, तो उसकी वेबसाइट बड़ी अच्छी रैंक की हुई है। तो अगर जिसको हमने किया है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम उस पर जा रहे होंगे तो थोड़ी सी हमारी भी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। उसका रेफरेंस, मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है, मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बातें करता हूँ, और उसके बाद मैंने अपने पेज के ऊपर जो ऑफिशियल रियल एस्टेट का DHA का GHG की वेबसाइट है उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि मैं भी रियल एस्टेट का काम करूँ और मेरे से रेलिवेंट जो है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंक्स का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं कोई वेबसाइट बनाऊँ तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया में पढ़ी हो तो मैं आगे से उसका लिंक इस पर लगा दूँ। सर वो जिस तरह आप रियल एस्टेट का मतलब DHA में चले गए, अब वो DHA की जो वेबसाइट है उस पर बंदा सर्च करा है, उससे हमारी जो है वेबसाइट नहीं, उससे हमारी वेबसाइट की सर्चिंग में इजाफा नहीं होगा, लेकिन हमारी रैंकिंग बेहतर होती है जब हम दूसरे, हाँ, क्योंकि हम एक अच्छी जगह पर शिफ्ट करा रहे हैं ना उसको, तो उससे हमारी रैंकिंग कुछ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, बहुत फ़ायदा होता है इसका। चलें जी, ये हमारा हो गया एंकर का टैग। मैंने क्या क्या लिखे थे पहले इसमें? तीसरा कौन सा लगाया था? हाँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग। हाँ, ऐसे ही है ना, मैंने बुलेट्स एंड नंबरिंग बिल्कुल वही टर्म इस्तेमाल की है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है। इनके लिए जो हमारे पास टैग होते हैं वो कौन से होते हैं जी? क्या क्या लिखा मैंने, सबको नजर आ रहा है? UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आपसे पूछूं मैं इसमें से बुलेट्स कौन सी है और नंबरिंग कौन सी है? UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें से बुलेट्स कौन सी है और नंबरिंग कौन सी है? UL के OL? अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और OL जो है वो नंबरिंग होगी। वेरी गुड, ठीक है, आ जाए जी इधर। अब आपने जब UL लगाना है या OL लगाना है, बेसिकली तो नंबरिंग करनी है, तो इन दोनों टैग की नंबरिंग करने के लिए हर लाइन में अलग-अलग हमें LI लगाना है। LI का मतलब क्या है? लिस्ट आइटम। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। अब चाहे वो OL हो या LI हो,
दोनों सूरतों में लिस्ट आइटम ही की मदद से आप नंबरिंग करेंगे। तो जब आप OL में होंगे तो नंबरिंग आ रही होगी, जब आप UL में होंगे तो सिंबल आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। क्लोज कर दी मैंने और एक और LI लगाई। अब आप देख रहे हैं मैं बार बार UL नहीं लगा रहा, एक UL लगाया। जब मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म होगी तब हम जाएंगे। मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है तो फिर टाइप में यहाँ पर आई ना लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं सर्कल। और मैं सिर्फ 2 ही लगा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस में आपको देखिएगा कितने लगाने हैं आपने। अब एक काम करते हैं, क्या इसकी कॉपी करें और इसको कर दें दिस वन और इसको कर दें। पता लग रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? पहले वाले ब्लॉक को मैंने किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरे वाले ब्लॉक को मैंने कर दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों सूरतों में जो आपकी नंबरिंग है वो कैसे आती है? LI की सूरत में। यानी 4 लाइनों में कुछ लिखना है तो 4 LI होंगे, 10 लाइनों में कुछ लिखना है तो 10 LI होंगे। लिस्ट आइटम यानी कि उसको हम वो जो एक नंबर लिखते हो ना, वर्ड में लिखते हो, जो नंबर लगा होता है वर्ड के अंदर, वो एक LI समझ लें आप, वो एक LI होता है। ठीक है, आपने 3 पॉइंट्स लगाए हुए हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इसका मतलब है टोटल 3 LI हैं। अब एक में मैंने क्या कर दिया, उसकी स्टाइल में क्या कर दिया, नंबरिंग स्टाइल रोमन कर दी, ठीक है, नंबरिंग। और एक में मैंने क्या कर दिया, शेप सर्कल की है इसमें। चलें जिसको सेव करके देखें। यही है सारी फाइल हमारी जिसमें हम काम कर रहे थे। फर्क पता लग गया? ऊपर वाले सिंबल्स हैं, नीचे वाले नंबरिंग है। अभी मैंने नंबरिंग का स्टाइल यही यूज़ किया है, तो इसके नंबर स्टाइल में और भी बहुत सारे होते हैं।